जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इस केस ने सन 1952 में पूरी इंडिया में तहलका मचाकर रख दिया था। ये इंडिया का पहला ऐसा केस था जिसने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए थे। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड, हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। 29 अगस्त 1952 को मद्रास के एग्मोर रेलवे स्टेशन से द इंडो सेलोन एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन धनुषकोटी की तरफ निकल जाती है। बीच रास्ते में वो ट्रेन मनमदुरई जंक्शन नाम के एक स्टेशन पर जाकर रुकती है। उसी बीच कुछ पैसेंजर्स आकर टिकट चेकर को एक कंप्लेंट करते हैं। उस ट्रेन की थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स को बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते। जिसके बाद टीसी सीधा पुलिस स्टेशन कॉल करता है ताकि ये पता चल सके कि इस स्मेल के आने का सोर्स क्या है। तो जैसे पुलिस मौके पे पहुंचती है, वो ट्रेन के अंदर चढ़ती है, उस कंपार्टमेंट के अंदर, और वहां इधर उधर देखने लग जाती है, सर्च करने लग जाती है। तभी एक पुलिस मैन की नजर पड़ती है एक सीट की तरफ, जिस सीट के नीचे रखा होता है एक बड़ा सा स्टील का ट्रंक। पुलिस उस सीट के नीचे से उस ट्रंक को ड्रैग करके बाहर निकालती है और नोटिस करती है उस ट्रंक के अंदर से कुछ फ्लूइड बाहर आ रहा है। उसके बाद पुलिस डिसाइड करती है कि वो उस ट्रंक को उन सब लोगों के सामने खोलेगी। और जब उस ट्रंक को खोला जाता है तो उसके बाद जितने भी लोग उसके आसपास खड़े होते हैं और वो जो पुलिस भी होती है, वो सब उसके अंदर की चीज को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसी ग्रूसम चीज कभी भी विटनेस नहीं की होती। उस ट्रंक के अंदर मिलता है पुलिस को एक बिना कपड़ों वाला हेडलेस शरीर, जिसके हाथ और पैर काट के सेपरेटली उस ट्रंक के अंदर रखे हुए होते हैं, और उसके पैरों के ऊपर ग्रीन कलर की सॉक्स चढ़ाई हुई होती है और उसके कमर के ऊपर एक मोटा सा धागा कस के बांधा हुआ होता है। इस भयंकर डिस्कवरी के बाद इस बॉडी को भेज दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जहां पे इसका पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर कृष्ण स्वामी, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ऑटोप्सी होने के बाद रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में निकलता है कि ये जो बॉडी है वो एक 25 साल के मुस्लिम आदमी की है। सेम डे मिस्टर MC करण चेट्टी नाम के एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाने के लिए लॉ कॉलेज पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उनके एम्प्लॉय का नाम होता है एलिवेंडर, और मिस्टर एलिवेंडर तेलुगु हिंदू वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तेलुगु हिंदू वैश्य कम्युनिटी में बेसिकली सारे बिजनेसमैन ही होते हैं और सबके सब वेल्दी होते हैं, लेकिन एलिवेंडर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एलिवेंडर एक 42 साल का मैरिड आदमी होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं, और वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एज अ सब डिविजनल ऑफिसर बिफोर इंडिपेंडेंस काम कर चुका होता है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से निकलने के बाद एलिवेंडर के पास कोई भी काम नहीं था, कोई भी बिजनेस नहीं था, जिसके बाद उन्होंने मिस्टर MC करण चेट्टी की जेम्स एंड को नाम की कंपनी एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर ली। जेम्स एंड को नाम की कंपनी फाउंटेन पेन्स में डील करती थी, और फाउंटेन पेन उस टाइम पे काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज होती थी 50s के टाइम पे। तो उस टाइम पे जो एलिवेंडर है उनकी शॉप पे काम करने लगे, और 50s में प्लास्टिक और सेल्यूलॉइड बहुत ज्यादा मार्केट में आने लग गया था, बहुत ज्यादा बिकने लग गया था। जिसके बाद एलिवेंडर ने सोचा क्यों ना मैं अपना एक बिजनेस खोलूं जिसमें मैं प्लास्टिक गुड्स बेचूं और सेल्यूलॉइड गुड्स बेचूं। सेल्यूलॉइड बेसिकली एक सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल होता है। तो उसके लिए एलिवेंडर ने MC करण चेट्टी से कहा कि क्या आप मुझे अपनी इस शॉप के बाहर अपना थोड़ा सा बिजनेस खोलने दोगे, मुझे काम चलाने दोगे। तो MC करण चेट्टी इस पे राजी हो जाते हैं और एलिवेंडर को अपनी दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह दे देते हैं। एलिवेंडर एक बहुत ही ज्यादा छिछोरे किस्म का आदमी होता है। वो बिल्कुल भी बिजनेस में या कमाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। उसका सारा इंटरेस्ट औरतों के अंदर होता है, जिस वजह से वो अपने प्लास्टिक का बिजनेस खोलता है ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतें उसके पास आए और वो उन लोगों को अपने जाल में फंसाए। तो वो ऐसे अपना काम करना चालू कर देता है और उसके साथ साथ वो एक साड़ीज का बिजनेस खोल लेता है। उन साड़ीज के बिजनेस में उसने एक खास सी स्कीम रखी होती है, जिस स्कीम के अकॉर्डिंग
कोई भी लेडी जो अफोर्ड नहीं कर सकती साड़ी को, महंगी साड़ी को, वो इंस्टॉलमेंट पे साड़ियां खरीद सकती है। तो ये जो स्कीम थी, इस स्कीम से रेवोल्यूशन आ जाता है उस जगह पे, और जितनी भी औरतें होती हैं सब एलेवेंडर की शॉप पे आती हैं, उससे साड़ीज लेती हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो इंस्टॉलमेंट पे साड़ियां लेके चली जाती है। लेकिन इस सब के पीछे एलेवेंडर का एक बहुत ही ज्यादा गंदा इंटेंशन होता है, और वो इंटेंशन ये होता है कि जो औरतें उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं उतार पाती उसको एलेवेंडर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलता है, और काफी सारी औरतें इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं, जिससे एलेवेंडर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे करके एलेवेंडर ऐसे ही कितनी ही औरतों को अपने जाल में फंसाता है और उनका यूज करता है। सन 1951 में जेमसन को शॉप पर देवकी नाम की एक लेडी आती है जो कि 20s में होती है अपने, और वो केरला से बिलोंग करती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ मद्रास शिफ्ट हो चुकी होती है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है एलेवेंडर से, और एलेवेंडर जैसी देवकी को देखता है वो उस पर लट्टू हो जाता है, क्योंकि देवकी काफी ज्यादा सुंदर होती है, वो अपने 20s में होती है। तो जब एलेवेंडर उसको देखता है तो वो सोच लेता है कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आना है। उसके बाद देवकी उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप करने के बाद कुछ महीने बीतते हैं, अक्टूबर आ जाता है, और देवकी को पता चलता है कि एलेवेंडर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। और सिर्फ देवकी ही नहीं, वो न जाने कितनी ही और औरतों को ऐसे फंसाकर उनके साथ घूमता है, तो जिस पर देवकी उससे ब्रेकअप कर लेती है, और कुछ टाइम बाद ही प्रभाकर मेनन नाम के एक लड़के से वो शादी कर लेती है, जिसकी खबर एलेवेंडर को अच्छे से होती है कि देवकी ने किससे शादी की है। शादी के बाद देवकी प्रभाकर मेनन को लेकर जेमसन को शॉप पर आती है, जहां पर एलेवेंडर की मुलाकात होती है प्रभाकर से, और एलेवेंडर प्रभाकर को कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन उसको कंग्रेचुलेट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है। वो प्रभाकर को कहता है कि मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ कि तुम्हारी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हुई है, जिसके बाद वो देवकी से थोड़ा सा ज्यादा इंटीमेट तरीके से मिल रहा होता है, जिस वजह से प्रभाकर को अपनी बीवी की फिडिलिटी पे बहुत ज्यादा शक होने लग जाता है। प्रभाकर देवकी से सवाल करता है कि क्या उसका और एलेवेंडर का कोई रिलेशनशिप रह चुका है, जिसपे देवकी इनकार कर देती है। लेकिन अगले ही दिन देवकी और प्रभाकर जब एक थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए, वहां पर देवकी कन्फेस करती है कि हाँ, एलेवेंडर और उसका एक रिलेशनशिप था, लेकिन एलेवेंडर मुझे आज भी बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है और परेशान कर रहा है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये चीज वो अपने हस्बैंड को कन्फेस करती है, जिसके बाद प्रभाकर उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 29 अगस्त 1952 की तरफ, जब मिसेस एलेवेंडर जेमसन को पहुंचती हैं और वहां पे जाके अपने हस्बैंड के बारे में पता करने लगती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड 28 अगस्त से गायब होते हैं, जिस पर वहां का स्टाफ कहता है कि उन्होंने मिस्टर एलेवेंडर को रोयापुरम जाते हुए देखा है, जो कि मद्रास के अंदर ही है, और वो वहां पे इसीलिए गए थे क्योंकि उन्हें एक देवकी नाम की लड़की ने बुलाया था। मिस्टर एलेवेंडर की बीवी समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो वो सीधा नंबर 62 सिमेट्री रोड रोयापुरम जाकर पहुंचती हैं, जो कि होता है देवकी का घर। वो वहां जाकर डोर को नॉक करती हैं और दरवाजा खोलते हैं देवकी के हस्बैंड प्रभाकर। एलेवेंडर की बीवी प्रभाकर से पूछती है कि क्या एलेवेंडर यहाँ पर आए थे, जिस पर वो साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने एलेवेंडर को ना ही आज तक कभी देखा है और ना ही एलेवेंडर उनके घर पे कभी भी आए हैं। जिसके बाद मिसेस एलेवेंडर मुड़कर सीधा जेमसन को पहुंचती है और वहां के ओनर से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाके उनके हस्बैंड की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाएं। MC करण चेटी की कंप्लेंट करने के बाद सीधा पुलिस देवकी और प्रभाकर के घर पहुंचती है और वहां पे उनको मिलता है दरवाजे पे ताला, क्योंकि देवकी और प्रभाकर सीधा बॉम्बे निकल चुके होते हैं। जिसके बाद वापसी में जो कांस्टेबल देवकी और प्रभाकर के घर गए होते हैं और वापसी में वो साइकिलिंग करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं, तब वो रोयापुरम बीच पर देखते हैं कि समुद्र के किनारे एक पार्सल रखा हुआ है और उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है देखने की कि उस पार्सल, उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो वो अपनी साइकिल से उतरते हैं और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, उस बीच के ऊपर, और वहां जाके उस बॉक्स को उठाते हैं, उसको खोलते हैं और उनको मिलता है उसके अंदर एक शर्ट। उस शर्ट को कांस्टेबल खोल के देखते हैं कि उसके अंदर है क्या, और उस शर्ट के अंदर निकलता है एक ह्यूमन हेड, एक इंसान का सर, जिसको देख के कांस्टेबल के पूरे होश उड़ जाते हैं। और जब वो सर उनको मिलता है तो उसके बाद उस सर को पोस्टमार्टम के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है, जहां पे उस सर का पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर CB गोपाल कृष्णा। 29 अगस्त को मद्रास की 2 अलग अलग जगहों पे 2 अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले हुए होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस लग रहा होता है पुलिस को।
तो क्या किया जाता है, जो शरीर ट्रेन पे मिलता है उस शरीर को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर गोपाल कृष्णा के पास भेज दिया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये शरीर इसी सेम इंसान का है जिसका ये सर है। तो डॉक्टर गोपाल कृष्णा पोस्टमार्टम करते हैं और रिपोर्ट भी आ जाती है, और रिपोर्ट में पता चलता है कि वो जो बॉडी है और वो जो सर है वो एक ही इंसान का है, और वो किसी 25 साल के मुस्लिम इंसान का नहीं है, वो किसी 40 साल के इंसान की बॉडी है। और क्योंकि उस टाइम पे एलेवेंडर मिसिंग होता है, तो इसके बाद पुलिस को सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है। उनको लग रहा होता है कहीं ना कहीं कि ये शरीर उस 40 साल के एलेवेंडर का है, जिसके चलते एलेवेंडर की बीवी मॉर्चरी पहुंचती है और वहां पे उस बॉडी को देखने के बाद ही कंफर्म कर देती है कि वो बॉडी और किसी की नहीं, एलेवेंडर की ही है। एलेवेंडर देवकी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, और उसकी शादी के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसको हरास करना नहीं छोड़ता। जिसके बाद देवकी और उसका हस्बैंड दोनों के दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और यही सोचने में लगे होते हैं कि कैसे वो एलेवेंडर से अपना पीछा छुड़ाए। वो सारी चीजें करके देख लेते हैं, उससे बात करके देख लेते हैं, उसको धमका के भी देख लेते हैं, लेकिन एलेवेंडर बाज आने को रेडी नहीं होता। जिसके बाद देवकी क्या करती है, 28 अगस्त को एलेवेंडर को अपने घर बुलाती है, ये बोलकर कि उसके हस्बैंड प्रभाकर घर में नहीं होंगे, तो ये अच्छा मौका है एलेवेंडर और देवकी के मिलने का। जिसको सुनकर एलेवेंडर पागल हो जाता है खुशी से, और वो 28 अगस्त की दोपहर को रिक्शा पकड़ के रॉयपुरम पहुंच जाता है, जहां पे देवकी का घर होता है। आसपास के सभी लोग, देवकी के सारे पड़ोसी जितने भी लोग नीचे होते हैं, सब लोग उसको आते हुए देखते हैं, उस घर के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। एलेवेंडर देवकी के घर के अंदर घुसता है, और घर के अंदर घुसने के साथ ही वो उसको हरास करने लग जाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लग जाता है। जिसके बाद देवकी बहुत ज्यादा शोर मचाती है, और देवकी के हस्बैंड प्रभाकर किचन से भागकर आते हैं, और उनके हाथ में होता है एक बहुत ही बड़ा सा चाकू, और वो सीधा एलेवेंडर के सर के पीछे वार करते हैं। जिसके बाद एलेवेंडर बेहोश होकर गिर जाता है, और गिरने के बाद वो लोग एलेवेंडर के गले पर बहुत बार वार करते हैं और उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। जिसके बाद एलेवेंडर के हाथों को काट दिया जाता है, और उसके पैरों को काटने के लिए उसके कमर पे एक मोटा सा धागा कस के बांध दिया जाता है, और उसके पैरों को भी उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है। जिसके बाद उन लोगों को अब उसकी बॉडी को डंप करने का प्लान बनाना होता है। वो लोग ऑलरेडी एक ट्रंक लेकर आए हुए होते हैं, जो कि स्टील ट्रंक होता है। उसके अंदर वो एलेवेंडर के ऊपर के शरीर को, बिना सर के शरीर को डालते हैं, उसके साथ पैर और हाथ भी पैक कर देते हैं, और उस ट्रंक को बंद कर देते हैं। जिसके बाद उसके सर को वो एलेवेंडर की ही ब्राउन शर्ट के अंदर लपेट के एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, लाइक अ पार्सल। उस ट्रंक को लेके वो एग्मोर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, और वहां पे इंडो सेलोन एक्सप्रेस के अंदर चढ़ जाते हैं एज अ पैसेंजर, ताकि किसी को शक ना हो, और वो उस ट्रंक को एक सीट के नीचे डाल देते हैं और अगले स्टेशन पे ही उतर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग रॉयपुरम बीच पहुंचते हैं। वहां जाके उस हेड को, जो पार्सल के अंदर होता है, उस हेड को समुद्र के किनारे गाड़ देते हैं। लेकिन आगे जाके वो जो बॉक्स होता है वो लहरों की वजह से उस गड्ढे से बाहर आ जाता है, जो पुलिस को मिल जाता है। 50s में फॉरेंसिक साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है उसको फर्स्ट टाइम में आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाता है। यानी कि पोस्टमार्टम के बाद गलत रिपोर्ट आती है कि वो 25 साल के किसी मुस्लिम आदमी की बॉडी है। और तो और डॉक्टर को उस बॉडी के ऊपर 2 लोगों का डीएनए मिलता है। और जब पुलिस देवकी और प्रभाकर के घर गई होती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्बे निकल गए हैं, तब पुलिस ताला तोड़ के घर की तहकीकात करती है, और वहां पे वो कुछ चीजें प्रभाकर और देवकी के उठा के लाती है, ताकि उस डीएनए से पता लगाया जा सके कि वो खून देवकी और प्रभाकर ने किया है या नहीं। और इन दी एंड डीएनए मैच हो जाते हैं, और कंफर्म हो जाता है कि ये खून और किसी ने नहीं, देवकी और प्रभाकर ने ही किया है। जिसके बाद पुलिस सीधा बॉम्बे निकल जाती है, और बॉम्बे जाकर प्रभाकर और देवकी को ढूंढने लग जाती है। पुलिस को देवकी मिलती है उसके रिश्तेदार के घर आराम करती हुई, क्योंकि उसका भी रिसेंटली अबॉर्शन हुआ होता है और वो आराम कर रही होती है। लेकिन प्रभाकर घर पे नहीं होता। पुलिस को प्रभाकर मिलता है बाहर घूमता हुआ, और प्रभाकर की शर्ट के अंदर मिलता है एलेवेंडर का वो पेन, जिस पेन को दिखाकर वो लड़कियों को अपनी तरफ अल्योर करता था। जिसके बाद पुलिस प्रभाकर और देवकी को अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद बॉम्बे से सीधा मद्रास ले जाती है। इस सेंसेशनल मर्डर का ट्रायल चलता है, और प्रभाकर और देवकी ये प्लेड करते हैं कोर्ट के अंदर कि हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया था। लेकिन सबूतों के चलते ये चीज सेल्फ डिफेंस में नहीं आती, और इसे प्री प्लान मर्डर कहा जाता है, जिस पर प्रभाकर और देवकी को कोर्ट बहुत ही ज्यादा कम सजा देती है एज पर देयर क्राइम।
उनको मिलती है, प्रभाकर को मिलती है 7 साल की जेल, प्लस देवकी को मिलती है 3 साल की जेल। इतनी कम उनको जेल दी जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जज होता है वो देवकी को लेके सिंपैथाइज कर रहा होता है, एम्पैथाइज कर रहा होता है, इस वजह से देवकी और प्रभाकर को इतनी कम सजा मिलती है। जिसके बाद ये पूरी जब सजा काट लेते हैं दोनों, तब वो दोनों मिलकर एक टी स्टॉल खोलते हैं और टी स्टॉल को इतना ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं कि देवकी और प्रभाकर मिलकर एक बहुत ही बड़ा होटल बना लेते हैं। आपको क्या लगता है कि देवकी और प्रभाकर ने एलिवेंडर के साथ सही किया या गलत किया? क्या जज ने देवकी और प्रभाकर को कम सजा सुनाकर बहुत अच्छा काम किया या बहुत ही गलत मैसेज भेजा? आपके हिसाब से क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। So that's it for today. Hopefully आपको आज का ये केस पसंद आया होगा। ये केस 50s का है और काफी ज्यादा पॉपुलर केस है, लेकिन हर किसी को इस केस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन आई रियली होप कि आपको ये स्टोरी सुनने के बाद काफी कुछ इस केस के बारे में पता चला होगा। और इंटरनेट पे तो काफी डिटेल्स आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन इस केस से रिलेटेड पिक्चर्स बहुत ज्यादा कम है, तो इस मामले में आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। सो अगर आपको मेरा ये स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।